वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने है वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि तकनीकी विश्लेषण है, जो शायद एग्जाम की तैयारी के लिए तो बढ़िया हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ कुछ और है। हम ये समझना चाहते हैं कि इन सब आंकड़ों, योजनाओं और घोषणाओं का असल में मतलब क्या है। बिल्कुल, क्योंकि बजट सिर्फ एक हिसाब किताब का दस्तावेज नहीं होता। ये तो सरकार की सोच का एक आईना है। इससे ये पता चलता है कि देश किन चुनौतियों को सबसे जरूरी मान रहा है और आने वाले सालों में मतलब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों को और इसकी पूरी पटकथा को समझते हैं। शुरुआत कुछ मजेदार तथ्यों से करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना लगातार 9वां बजट पेश किया है। जी, 9वां। और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, और वो अब सिर्फ मोरारजी देसाई से पीछे हैं, जिन्होंने लगातार 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। मतलब वो उस ऐतिहासिक आंकड़े के बहुत करीब हैं। बहुत करीब। और एक और मजेदार बात, शायद किसी ने ध्यान न दिया हो, इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया है। अच्छा, ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया था। खैर, ये तो हुई दिलचस्प बातें, लेकिन हर बड़ी कहानी के कुछ नियम होते हैं। तो इस बजट की संवैधानिक रूल बुक क्या कहती है? ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। सच में? हाँ, अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है, और इसे पास करने की पूरी प्रक्रिया है। प्रस्तुति, फिर चर्चा, जांच, मतदान और फिर वो दो जरूरी कानून, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। बिल्कुल, ये विनियोग विधेयक मतलब अप्रोप्रिएशन बिल, ये इतना खास क्यों है? पास नहीं कर देती तब तक सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। 1 रुपया भी नहीं। ओके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 भी रुपया नहीं निकाल सकती। चाहे योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हाँ। पैसा निकालने की इजाजत यहीं से मिलती है। ओके, तो ये तो हुई प्रक्रिया। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इस बजट की बड़ी सोच क्या है? मतलब कोई बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोतों को देखें तो 3 मुख्य बातें साफ दिखती हैं। पहला, 7% की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना। ठीक है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है घरेलू विनिर्माण को ताकत देना। घरेलू विनिर्माण मतलब मेक इन इंडिया को और मजबूत करना। और मुझे लगता है ये बात आयात पर निर्भरता कम करने से भी जुड़ी है, खासकर चीन जैसे देशों से। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्लभ पृथ्वी धातु यानी रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो खनिज हैं जो हमारे फोन से लेकर मिसाइल तक मतलब हर आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। और इस बाजार पर तो चीन का दबदबा है, लगभग एकाधिकार है। और ये बजट उस निर्भरता की जंजीर को तोड़ने का एक साफ इरादा दिखाता है। तो चलिए इसी इरादे को और गहराई से समझते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में क्या घोषणाएं हुई हैं। शुरुआत टेक्नोलॉजी से करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान हुआ है। 4000 करोड़ रुपए का आवंटन है। जी, हमने पहले भी एक मिशन शुरू किया था, तो इस बार नया क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहला मिशन 2021 में शुरू हुआ था। उससे हमने ये सीखा कि सिर्फ एक फैक्ट्री खड़ी कर देना ही काफी नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए जिसमें चिप डिजाइन करने वाले भी हों, उसे बनाने वाले भी, और फिर उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग करने वाले भी। ये मिशन 2.0 उसी कमी को पूरा करने की कोशिश है, ताकि हम सिर्फ असेंबलर बनकर न रह जाएं, बल्कि असली निर्माता बने। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन बनाने की सोच है। तो एक तरफ हम टेक्नोलॉजी से देश की डिजिटल सेहत सुधार रहे हैं, लेकिन लोगों की असल सेहत का क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में क्या खास है? स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बड़ी योजना है बायो फार्मा शक्ति। इसका सीधा निशाना उन गैर संचारी बीमारियों पर है जो आज एक तरह से महामारी की तरह फैल रही हैं, जैसे गठिया, डायबिटीज और दिल की बीमारियां। अच्छा, और इसके लिए बजट में क्या प्रावधान है? अगले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 नए राष्ट्रीय संस्थान भी खोले जाएंगे। और अब उस विषय पर लौटते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, चीन पर निर्भरता और सामरिक खनिज। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए भी एक नई योजना आई है ना? हाँ, और यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जैसा हमने कहा, दुनिया में 17 रेयर अर्थ खनिज हैं और चीन इस खेल का बादशाह है। इस निर्भरता को कम करने के लिए बजट में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। एक कॉरिडोर, ये कहां से कहां तक होगा और ये काम कैसे करेगा? यह कॉरिडोर केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को जोड़ेगा। अच्छा, तो यही 4 राज्य क्यों? क्योंकि भारत में रेयर अर्थ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार इन्हीं राज्यों के तटीय इलाकों की रेत में, जिसे मोनासाइट सैंड्स कहते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये इन खनिजों की माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक एक पूरी सप्लाई चेन बनाने का ब्लूप्रिंट है। वाह, ये तो बहुत दूर की सोच है। चलिए अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम बड़ा मजेदार है, ऑरेंज इकोनॉमी। ये संतरे से जुड़ा है क्या? नहीं, संतरे से नहीं। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इंडस्ट्री। इसे AVGC सेक्टर भी कहते हैं, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। अच्छा, AVGC सेक्टर। जी, सरकार को ये एहसास हो गया है कि ये भविष्य का एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसमें रोजगार की अपार संभावना है, खासकर युवाओं के लिए। तो इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार टैलेंट को निखारने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसके तहत देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में, सोचिए। जी, लक्ष्य है 20 लाख कंटेंट क्रिएटर्स को तैयार करना और इसकी जिम्मेदारी मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को दी गई है। ये सुनकर मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र की कुछ और घोषणाएं याद आ रही हैं। मेडिकल टूरिज्म हब, नए आयुर्वेद संस्थान, पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट। मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। क्या हम दुनिया के सामने एक ब्रांड इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये सब अलग अलग घोषणाएं नहीं हैं, ये एक जुड़ी हुई रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ मेडिकल टूरिज्म हब और आयुर्वेद संस्थान भारत को स्वास्थ्य के एक वैश्विक केंद्र के रूप में पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध सर्किट और ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी ये हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने रख रही है। मतलब ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का एक सोचा समझा प्रयास है। निश्चित रूप से। और इसी में शिक्षा से जुड़ी एक पहल भी है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी। हाँ। हर जिले के स्टेम संस्थानों में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और सामाजिक न्याय की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए भी 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली है दिव्यांगजन कौशल योजना। इसमें क्या है? ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि विकलांगता के प्रकार के अनुसार, मतलब खास ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर देगी। और दूसरी है दिव्यांगजन दिव्यांग सहारा योजना। इसका मकसद सिर्फ सहायक उपकरण देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण जैसे आधुनिक कृत्रिम अंग लोगों तक समय पर पहुंचे। और एक और बड़ी खबर है, बताइए। बेंगलुरु के बाद उत्तर भारत में भी एक दूसरे निम्हांस यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की स्थापना होगी। अरे वाह, ये मानसिक स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ठीक है, योजनाओं और विजन की बात तो हो गई, पर बातें उस हिस्से पर जिससे बहुतों को डर लगता है। हाँ, हिसाब किताब। हाँ, हिसाब किताब। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, मेरा तो सिर अभी से घूमने लगा है। क्या आप इसे आसान बना सकते हैं? कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सरकार की कुल कमाई 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए। तो इस 100 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 रुपए उधार और देनदारियों से आता है। 1 मिनट, मतलब हमारी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कर्ज है? हाँ, यही हकीकत है। इसके बाद इनकम टैक्स से 19 रुपए आते हैं और कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 रुपए। ठीक है, कमाई का हिसाब समझ आ गया। अब खर्च की बात करते हैं। अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? सबसे बड़ा हिस्सा 22 रुपए राज्यों को चला जाता है, टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्च थोड़ा चिंताजनक है। वो क्या है? 20 रुपए, यानी हमारे कुल खर्च का 5वां हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। क्या ये मूलधन नहीं, सिर्फ ब्याज है? जी, सिर्फ ब्याज। रुकिए, मतलब हर 100 रुपए जो सरकार खर्च कर रही है उसमें से 20 रुपए सिर्फ ब्याज भरने में जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। आपकी तुलना काफी हद तक सही है। इसके बाद केंद्रीय योजनाओं पर 17 रुपए और रक्षा पर 11 रुपए खर्च होते हैं। और इसी कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है, मतलब सरकार की उधारी, उसी को हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस साल उसका लक्ष्य क्या है? इस साल इसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का लक्ष्य है,
जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। क्या इस उधारी को कम करने का कोई लंबा प्लान भी है? हाँ, सरकार ने 2030 तक देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 50% के आसपास लाने का एक दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। ये दिखाता है कि सरकार भविष्य में अपने क्रेडिट कार्ड बिल को काबू में रखने के लिए गंभीर है। अब बात करते हैं टैक्स की। आम आदमी की जेब पर कोई सीधा असर पड़ा है क्या? बड़े बदलाव तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत लक्षित और जरूरी बदलाव हुए हैं। जैसे 17 बहुत जरूरी दवाओं पर आयात शुल्क मतलब इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती हो सकती है। बिल्कुल। और साथ ही मेडिकल खर्च के लिए विदेश से आने वाले पैसे पर लगने वाला टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसा बदलाव भी था जिसने शेयर बाजार में काफी हलचल मचा दी थी। आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी की बात कर रहे हैं। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। 0.02% से 0.05%। सुनने में तो ये बहुत ही मामूली बढ़ोतरी लगती है। प्रतिशत में ये छोटा लगता है, पर एफएनओ बाजार में रोजाना लाखों करोड़ों का लेन देन होता है। ये ऐसा है जैसे हर कप चाय पर 1 पैसा टैक्स बढ़ाने की बात हो। एक कप पर असर नहीं दिखता, लेकिन दिन भर में लाखों कप बिकने पर ये एक बड़ी रकम बन जाती है। अच्छा, तो ट्रेडर्स के लिए ये उनके मुनाफे को सीधे तौर पर कम करता है। बिल्कुल, और इसीलिए बाजार ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। सरकार का मकसद बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को रोकना था। हाँ, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो इस बजट की आत्मा क्या है? ये किन बड़े खंभों पर खड़ा है? मेरे हिसाब से इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण, जैसा हमने सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ कॉरिडोर में देखा। दूसरा, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तैयार करना, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑरेंज इकोनॉमी में निवेश है। और तीसरा, वित्तीय अनुशासन, मतलब अपने खर्चों पर लगाम कसने की कोशिश, जो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में दिखता है। जी सही कहा। इसमें नारियल और चंदन की पारंपरिक खेती से लेकर गेमिंग और एनिमेशन जैसी आधुनिक कला तक हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। एक संतुलन साधने का प्रयास दिखता है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात और, हमारे स्रोत एक और आंकड़ा दिखाते हैं। सरकार का राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी भी पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बहुत ज्यादा है। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, राजस्व व्यय हैं घर के रोजमर्रा के खर्च, जैसे राशन, बिजली का बिल, तनख्वाहें, सब्सिडी। और पूंजीगत व्यय है भविष्य के लिए निवेश करना, जैसे घर खरीदना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर खर्च करना या कोई बिजनेस शुरू करना। और हमारे बजट का बड़ा हिस्सा अभी भी रोजमर्रा के खर्चों में जा रहा है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। एक देश के तौर पर हमारे लिए रोजमर्रा के जरूरी खर्चों और भविष्य बनाने वाले निवेश के बीच सही संतुलन क्या है? इस अल्पकालिक जरूरत और दीर्घकालिक सपने के बीच की खाई को पाटने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये सोचने वाली बात है।